हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था विधायिका। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में और न्यायपालिका के कार्यों के बारे में। ठीक है, न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। पहला अंग कौन सा था? विधायिका, फिर है कार्यपालिका और नेक्स्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका तीसरा अंग है और यह एक स्वतंत्र संस्था है। क्या है? यह एक स्वतंत्र संस्था है। ठीक है, न्यायपालिका के कार्य क्या है? सबसे पहले तो ये कानून के अनुसार विवादों का निपटारा करती है। क्या? कानून के अनुसार विवादों का निपटारा करती है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? विवादों, झगड़ों का निपटारा करना। जो पहले की न्यायपालिका, आरंभ में जो न्यायपालिका होती थी वो झगड़ों का निपटारा किसके अनुसार करती थी? प्राचीन परंपराओं के आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर प्रथाओं के आधार पर किया करती थी। परंतु जो आजकल न्यायपालिका है वो ऐसे झगड़ों का निपटारा कानून के अनुसार करती है। ठीक है, इस कार्य के परिणाम स्वरूप जो न्याय की वातावरण है, न्याय के वातावरण की स्थापना में योगदान मिलता है। यानी इसका पहला कार्य है विवादों का निपटारा करना। फिर बात करते हैं, यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। हमने अपने लेसन 2 में मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था कि संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह इसके लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। और क्या है? यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायपालिका यह निर्धारित करती है कि लोकतंत्र के स्थान पर किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना चले। हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं और ये स्थायी नहीं होते हैं। क्यों? एक निश्चित समय के बाद ये चुनाव होते हैं और ये दोबारा उसके स्थान पर नए प्रतिनिधि चुने जाते हैं, या पिछले प्रतिनिधियों ने अच्छा काम किया होता है तो वो दोबारा आते हैं। तो जो न्यायपालिका होती है वो ये देखती है कि जो सरकार है, जो इस समय वर्तमान में सरकार है, वो कहीं तानाशाह तो नहीं है ना? तो वो उनके जो वर्तमान सरकार है उसके कार्यों की समीक्षा करती रहती है। ठीक है, समय समय पर। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? क्या? न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? न्यायपालिका का जो कार्य क्षेत्र होता है बहुत विस्तृत होता है और उसके द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। लेकिन जो न्यायपालिका है विभिन्न कार्यों को तभी अच्छे प्रकार से कर सकती है, अच्छे ढंग से कर सकती है जब वो अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हो। ठीक है, इससे क्या मतलब है कि जो न्यायपालिका है उसको कानूनों की व्याख्या करने और न्याय प्रदान करने के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान हो। इसलिए 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। पहला क्या? कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों न्यायपालिका के कामों में दखल ना दें। क्या? विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही न्यायपालिका के कामों में दखल ना दें। सरकार के अन्य अंग, ठीक है, और सरकार के फैसलों में कोई हस्तक्षेप ना करें। तीसरा है जज बिना किसी डर, बिना भेदभाव के काम कर सके। जज यानी कि न्यायाधीश बिना किसी डर और बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य कर सके। इसके लिए क्या होना है कि इसके लिए ये तभी संभव होगा कि जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। ठीक है, हमने किस प्रकार न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का काम किया। फर्स्ट पॉइंट है न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे में विधायिका को शामिल ना किया जाए। हमारे संविधान में ये बताया गया कि
जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसमें विधायिका को स्थान नहीं मिलना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा, दलगत की राजनीति का असर खत्म हो जाता है। मान लीजिए इस समय कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, अगर वो इसमें हस्तक्षेप करें न्यायाधीश की नियुक्ति में, तो इससे क्या होगा, दलगत की भावना होगी। लेकिन अगर विधायिका को इस न्यायाधीश की नियुक्ति में शामिल ही नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, दलगत की राजनीति का असर खत्म होगा। न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव हो, ये योग्यता है कि जो व्यक्ति न्यायाधीश बनेगा उस व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना चाहिए, या वो कानूनी विशेषज्ञ हो, यानी कि उसे कानून के बारे में विशेषज्ञता हासिल हो। न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो निर्धारित होता है, वो सेवानिवृत्त होने तक अपने पद पर बने रहते हैं, यानी कि वो बिना डर के, बिना किसी भय के काम कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका कार्यकाल होता है वो निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, विशेष परिस्थितियों में उन्हें हटाया जा सकता है। न्यायाधीश को विशेष परिस्थितियों में ही हटाया जा सकता है, वो भी किसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा। हटाया कब जा सकता है, मान लीजिए कोई न्यायाधीश है, उसने किसी तरह के मुकदमे में कोई गलती की है, या फिर उसे किसी कार्य में दोषी पाया गया है, तो उस पर महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। लेकिन उसे हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण जो जज होते हैं वो बिना डर के काम करते हैं। जो जज को हटाने की प्रक्रिया, यानी कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठोर है। तो जान लिया ना कि संविधान में किस तरह से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का काम किया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे में विधायिका को शामिल नहीं किया गया। इससे क्या होगा, दलगत की जो राजनीति है उसका असर कम होगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो व्यक्ति न्यायाधीश बनेगा उसकी नियुक्ति के लिए उस व्यक्ति के पास वकालत का अनुभव होना चाहिए, या फिर वो कानूनी विशेषज्ञ हो। न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित होता है, जिससे वो बिना भय के अपने कार्य को करते हैं। न्यायाधीशों को केवल विशेष परिस्थिति में ही महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग को हम अपने पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो बिना डर के काम करते हैं। ठीक है, आई होप जो आज का टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।